हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया एनिमे लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है दी ओशन न्यू विंग एडवेंचरर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मार खा रहा होता है कुछ लोगों से, और जिन लोगों से वो मार खा रहा था वो उसे लगातार 2 सालों से ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसके कारण वो अब ई रैंक वाले एक एडवेंचरर को आराम से हरा सकता है और गिल्ड में ई रैंक की पोजीशन को आराम से सिक्योर कर सकता है। और अब हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम रिक होता है, उसे अपने सपने पूरे करने थे और उसके साथी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो इसका सबसे अच्छा वक्त है जब तुम जवान हो, और एडवेंचरर बनने की सबसे खास उम्र ही यही है जब आप जवान हो। लेकिन रिक कहता है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो अपने सपने को बाद में भी पूरा करते हैं, अपनी उम्र होने जाने के बाद भी, और रिक उन्हीं में से एक था। और अब वो एडवेंचर गिल्ड पहुंच चुका होता है। तो वहाँ की रजिस्ट्रार एक लड़की को एग्जामिन कार्ड दे रही होती है और यही कार्ड लेने के लिए रिक भी वहाँ पे आया होता है और वो उसे पहचान लेती है, लेकिन रिक उसे नहीं पहचानता, इसलिए वो कहती है कि उसका नाम अलिसे है। और तभी रिक को याद आता है कि यही सेम लड़की उसे 2 साल पहले भी यहाँ पर मिली थी। और फिर हमें पता लगता है कि ये लड़की और रिक दोनों एक साथ काम करते थे 2 साल पहले, और फिर रिक ने कुछ समय बाद ही रिजाइन कर दिया था। और ये देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और इससे भी ज़्यादा हैरानी उसे तब होती है जब उसे पता लगता है कि रिक अब एडवेंचरर बनना चाहता है और रिक की उम्र अब 30 साल हो चुकी थी। और ये थोड़ा सा रिडिकुलस साउंड करता है क्योंकि नॉर्मली जब आप टीनेज में होते हो तभी आप एडवेंचरर बनते हो। खैर, इससे अलिसिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो पूछती है कि तुम 2 सालों से कहाँ पर थे। तो रिक उसे जवाब देता है कि वो 2 सालों से पहाड़ों पर ट्रेनिंग कर रहा था। पर तभी वहाँ पे एक शराबी आदमी आ जाता है और अलिसिया से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन अलिसिया उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसलिए वो उसके साथ जोर जबरदस्ती और कर रहा होता है। लेकिन तभी रिक ने उसे बस पकड़ा ही था उसे समझाने के लिए, और तभी सारे लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिक ने उस बंदे को बेहोश कर दिया था। और फिर वो कहता है कि शायद इसने ज़्यादा ही पी रखी होगी, और अलिसे भी ये बात मान लेती है। और फिर उसे याद आता है कि उसे उसका कार्ड देना है रिक को, और फिर वो रिक को उसका कार्ड देती है। लेकिन कार्ड में जो उसका नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा अनलक्की नंबर था, जो कि था 4242, और इसी कारण से वो मुंह बना के वहाँ से बाहर निकला था। लेकिन गिल्ड के बाहर उसकी पर्सनल मेड रीनेट उसका इंतज़ार कर रही थी। और फिर रिक कहता है कि आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उन्हें लगता है कि जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो रीनेट कहती है कि उसकी नज़र उसके चेस्ट पे क्यों है। और दूसरी तरफ गिल्ड में उस बंदे के ऊपर रिक के हाथ का निशान बन चुका था, और आसपास के लोग जो वहाँ पर थे वो उसे पहचान लेते हैं कि ये एक ई रैंक फॉर्मल एडवेंचरर है। और अब दूसरी तरफ रिक अपना एग्जामिनेशन टेस्ट दे रहा था जिसके अंदर उसका फिजिकल होता है, और फिर अब उसकी मैजिक पावर होती है टेस्ट करने के लिए। और अब उसे एक क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखना होता है। ये क्रिस्टल बॉल मैजिकल होती है, जितना ज़्यादा जिसके अंदर मैजिक होगा ये उतना ज़्यादा चमकेगी। यहाँ पर नॉर्मली सबका रैंक ई या डी आता है, लेकिन रिक का तो -F आया था। और तभी वहाँ पर सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो कितना लो लेवल है। तो इस बात से वो बुरा मान के वहाँ से चला जाता है, और लेकिन उसके जाने के बाद वो क्रिस्टल वहाँ पर टूट जाता है। और यह सब हो जाने के बाद अब एक आखिरी टेस्ट बचा था जो कि था फिजिकल टेस्ट। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस उन लोगों को एक हमला करना था एक क्रिस्टल जैसी अजीब सी चीज़ के ऊपर। और अब ये अजीब सी जो हरी हरी चीज़ थी ये एक स्लाइम बैग थी, और इसके टीचर ने इसे सिखाया था कि चाहे वो कितना ही मैजिक पावर को यूज कर ले, लेकिन उसकी जो असली ताकत है वो उसके मसल से ही आएगी, और इन मसल पावर का यूज करके वो किसी भी स्लाइम, यहाँ तक कि स्लाइम के हाईएस्ट रैंक मॉन्स्टर को भी हरा सकता है और उसे मार सकता है। और इसके बाद रिक कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए उसके मास्टर उसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और फिर उसके मास्टर उसे हर रोज़ 50,000 पंचेस मारने के लिए कहते हैं उस स्लाइम बैग पे। और अब यहाँ पर रिक याद कर रहा होता है कि उसकी कितनी हार्ड ट्रेनिंग थी। और इसके बाद एक नॉर्मल एडवेंचरर आता है और उस स्लाइम बैग को किक मारता है, और वो स्ट्रेंथ मैजिक का यूज करके उस पर किक मारता है। और उसकी बारी ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक बेवकूफ़ बंदा आ जाता है जो कि एक नोबल फैमिली से था, और यहाँ पर सभी को पता था कि ये छोटा सा लड़का सी रैंक पे है अपनी मैजिक पावर्स की वजह से। तो यहाँ पर वो लड़का अपनी मैजिक पावर दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर अप होता है, लेकिन जब वो हमला करता है तब वो काफ़ी अजीब सा एकदम हल्का सा हमला करता है।
बिल्कुल अपने जैसा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है खुद के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, रिक ने भी अपने मास्टर से मैजिक यूज करने की टेक्निक सीख रखी होती है। लेकिन इस बंदे की टेक्निक और रिक की टेक्निक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और फिर अब रिक की बारी आ जाती है। लेकिन जो ये टेस्ट ले रहा था उस बंदे को लगता था कि रिक कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूजुअली आपको बचपन से अपने माना पे कंट्रोल करना आना चाहिए मैजिक यूज करने के लिए। लेकिन रिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पर रिक को भी याद आता है कि कैसे उसने उस गोल्डन स्लाइम को मारने के लिए अपने हाथ को भी तोड़ लिया था एक बार। इसके बाद रिक अपनी पूरी पावर दिखाता है, जिसके कारण वो स्लाइम बैग ही फट जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सबको लग रहा था कि स्लाइम बैग ही डिफेक्टिव था। और यहाँ रिक को भी विश्वास नहीं हो रहा था खुद की ताकत के ऊपर। और ये छुटकू अभी भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रहा था और कह रहा था कि मेरी स्पेशलिटी है डिफेंस मैजिक, तो मैं रिक को तो उसकी औकात दिखा ही दूंगा। लेकिन डिफेंस मैजिक में भी रिक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था और उस छुटकू को मूव ऑन कर दिया था। वो एग्जामिनर रिक के ऊपर 4th लेवल का मैजिक यूज करता है, लेकिन रिक को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो उसके ऊपर लेवल 5 का मैजिक यूज करता है, लेकिन रिक उसे रोक के कहता है कि वो बस लेवल 1 का मैजिक ही यूज कर सकता है डिफेंस के लिए। और ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन रिक कहता है कि अब तक सब ठीक जा रहा है तो आगे भी सब ठीक ही जाएगा। तो ये सुनने के बाद अब एग्जामिनर अपना लेवल 5 का मैजिक उसके ऊपर यूज करता है और अब एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक दिखता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर तक। और जिसने ये धमाका दूर से देखा था वो था फर्स्ट रैंक का सिल्वर नाइट, सिल्वेस्टर उसका नाम था। और वो आके पूछता है कि ये क्या हुआ था यहाँ पर। और तभी वो एग्जामिनर की असिस्टेंट उसे सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था यहाँ पर। और यहीं पर रिक हमारा रीनेट के साथ बैठा था और वो कहता है कि रिटन एग्ज़ाम में तो उसके 100% आने वाले हैं, क्योंकि वो पिछले 14 सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। लेकिन बाकी सबको लेके वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर था, क्योंकि उसका मैजिक लेवल ही -F रैंक पे आया हुआ होता है। और अब यहाँ पर इसका और ज़्यादा दिमाग ख़राब करने के लिए वो छुटकू यहाँ पे आ जाता है और इसका नाम होता है फ्रेड। और रिक को लगता है कि ये अपने परिवार से खो गया है। लेकिन रिक का तो दिमाग इसलिए ख़राब होता है क्योंकि स्पॉटलाइट तो रिक के ऊपर आ रखी होती है। तो यहाँ पर मामले को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। तो इस छुटकू की बड़ी बहन का नाम होता है एंजेलिका। तो अब ये छुटकू अपनी बड़ी बहन से शिकायत करता है कि रिक उसे परेशान कर रहा था, ये 40 साल का बुढ़ा। और ये सुन के रिक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उसे 40 साल का कैसे बोल रहा है। फिर वो एंजेलिका कहती है कि उसके छोटे भाई ने कहा है कि वो अगर 40 साल का है तो वो 40 साल का ही होगा। और फिर वो अपना ग्लव्स फेंक के मारती है उसके ऊपर, उसे चैलेंज करने के लिए, डुएल के लिए। लेकिन रिक को यह सब समझ में नहीं आता, इसलिए वो उस ग्लव को उठा लेता है। और तभी रेनेट कहती है कि ग्लव उठाना मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और अब यहाँ पर ये चीज़ एंजेलिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। लेकिन यहाँ एंजेलिका दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है। और फिर वो रिक से कहती है कि जैसे ही मैं जीतूंगी तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूँगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई रिवाज था कि अगर कोई डुएल में आता है तो जीतने वाले की वो हर बात मानता है। और तभी रिक नोटिस करता है कि वो तो एक नाइट है और नाइट का तो काम होता है कि शांति को कायम रखना। और फिर रीनेट कहती है कि देखने से तो ये लगती है कि ये कम से कम B रैंक की तो होगी ही। इसलिए रीनेट उसे कहती है कि अपनी पूरी ताकत यूज मत करना, लेकिन इसे अभी भी अपनी ताकत पर विश्वास नहीं होता। और फिर रीनेट कहती है कि अपनी ट्रेनिंग को याद करो। और जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग के दिन को याद करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक दिन होते हैं, इसलिए उसे यह सब सोच कर उल्टी आने शुरू हो जाती है। और तभी रीनेट कहती है कि खुद पे थोड़ा भरोसा रखे, वो सबसे ताकतवर पार्टी में मेंबर रह चुका है जिसका नाम था ओरिएंटल फिस्ट। और ये सब सुनने के बाद रिक को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ एंजेलिका को काफ़ी ज़्यादा घमंड था कि रिक उसकी स्पीड को मैच। और फिर वो पलक झपकते ही रिक के पीछे आ जाती हैं और कहती है कि मैं तो बस वार्म अप कर रही थी एक F रैंक वाले को उसकी औकात दिखाने के लिए। और तभी वो छुटकू कहता है कि मेरी दीदी काफ़ी ज़्यादा एंजेलिका की इतनी ज़्यादा स्पीड है कि उसे टाइटल दिया गया है लाइट स्पीड का। और अब एंजेलिका दोबारा से उसके ऊपर हमला करने आती है और रिक सोच रहा होता है कि आखिर इसको लाइट स्पीड का टाइटल किसने दिया है। और फिर वो अचानक से उसके सामने से हट जाता है और एंजेलिका को यह देखने के बाद भरोसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसके वार को डॉज कर पाते हैं और वो भी A रैंक के होते हैं।
इसके बाद ये तीसरी बार उसके ऊपर हमला करने आती है, लेकिन रिक को अभी भी लग रहा था कि एंजेलिका कितनी ज़्यादा धीरे है। और तभी एंजेलिका पत्थर पे टकरा जाती है और ये गोल गोल घूमने लगती है टायर के जैसे और रिक के पास आती है। लेकिन रिक उसे दोबारा से डॉज कर लेता है और फिर सोचने लगता है कि कितनी खतरनाक टेक्निक है, कोई ऐसी टेक्निक भी यूज कर सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और फिर वो खुद को कमज़ोर और रेफरेंस का समझने लगता है। लेकिन जिसका पाँव फिसला था उसे ही पता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। लेकिन एंजेलिका को दोबारा से फिर इस पे हमला करने का चस्का चढ़ता है, क्योंकि रिक ने देखा नहीं था कि उसका पाँव फिसल गया था और वो वहाँ पर गिर गई थी। और इस बार ये अपनी एडी चोटी का जोर लगा देती है रिक पे हमला करने के लिए। लेकिन रिक के लिए तो ये बस मामूली सी स्पीड थी और ये इसे डॉज कर लेता है। और अब एंजेलिका अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये बस इस मूव को दिन में 2 बार ही यूज कर सकती थी। और अब रिक को लग रहा होता है कि बार बार एक ही मूव करके ये इस सब को ख़त्म करना चाहती है जल्दी से। और अब एंजेलिका उसके ऊपर दोबारा से हमला करने आती है, लेकिन वो उसी पत्थर पे दोबारा से गिर जाती है और अब वो उसकी तरफ घिसड़ा के आ रही होती है। और इसीलिए रिक अपना पंच ज़मीन पे ही मारता है। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने उसके मुंह पे नहीं मारा था, लेकिन अगर उसने ये पंच उसके मुंह पे मारा होता तो उसकी क्या हालत होती, सोच के देखो जरा। और अब ये सब देख के एंजेलिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो रिक से पूछती है कि आखिर तुम है कौन भाई। तो रिक बताता है कि वो अब एक एवरेंज एडवेंचरर है। और फिर वो ये कहते हुए बाहर आता है कि मुझे लगा नहीं था कि सेकंड क्लास इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं और अब मैं अपनी पूरी ताकत यूज करने वाला हूँ। लेकिन एंजेलिका पहले ही अपने हाथ खड़े कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ रिक क्लूलेस था, इसलिए एंजेलिका कहती है कि इस बार वो उसे जीतने दे रही है। और यहाँ दूसरी तरफ रिक को याद आता है कि जो जीतेगा वो दूसरे को अपना सर्वेंट बना लेगा। और ये बात सुनते ही एंजेलिका वहाँ से भाग जाती है। खैर कुछ भी हो, अब ये टेस्ट भी पास हो चुका है, इसलिए रियनेट बताती है कि उसके मास्टर और बाकी लोग कल यहाँ पर आ रहे हैं ये जानने के लिए कि रिक के साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।